हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो ये जो हम लेक्चर लेकर आने वाले हैं इसमें बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजन असर्शन टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम है आपका इस बार उसमें 3 तरह के एमसीक्यूज आएंगे। एक तो आपके नॉर्मल एमसीक्यूज जो होते हैं एंड सेकंड वन रीजन असर्शन एंड थर्ड वन इज योर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, मींस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोगों ने नॉर्मल जो एमसीक्यूज हैं ऑलमोस्ट 110 एमसीक्यूज कवर अप कर लिए हैं एंड अब हम लोग डिस्कस करेंगे रीजन असर्शन टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, जो पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर रीजन असर्शन में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। तो आंसर ये 4 यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके पास, ये हर क्वेश्चन के लिए सेम रहेंगे। ये 4 ऑप्शंस जो हैं ये हर क्वेश्चन के लिए सेम रहेंगे। पहला जो हमारा ऑप्शन होता है इसमें ये क्या होता है, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो जो यहाँ आप देख रहे हो असर्शन होगा एक स्टेटमेंट, एक रीजन होगा। रीजन और असर्शन दोनों आपको रीड करने हैं, फिर देखना है कि असर्शन हमारा ट्रू है या नहीं है, रीजन ट्रू है या नहीं है, और अगर ट्रू है तो क्या रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है या नहीं है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इन 4 में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। फाइन, तो आइए करते हैं स्टार्ट जरा पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, असर्शन आपको दिया हुआ व्हेन बॉडीज आर चार्ज थ्रू फ्रिक्शन देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बट नो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आप देख रहे हो। क्यों? क्योंकि जब आप फ्रिक्शन से चार्ज करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट्स को तो क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं, चार्ज हमारा कुछ ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं होता, सिर्फ ट्रांसफ़र होता है। टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज हमारा कंजर्व रहता है। राइट, सेकेंड क्या है, दिस फॉलोज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, और ये आप देख रहे हो ना, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है नो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ चार्ज, क्यों? क्योंकि कंजर्व रहता है चार्ज। ठीक है, और कंजर्व रहेगा तो यही चीज़ यहाँ बोली गई है, बिकॉज दिस फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट मीन्स रीजन इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 2 पर। Question 2 is assertion when we rub a glass rod with silk the rod gets positively charged and silk gets negatively charged. Right, एक हमारे पास ग्लास रॉड होती है यहाँ पर और एक कोई सिल्क क्लॉथ है। जब हम इसको आपस में रब कराते हैं तो क्या कह रहा है कि रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, रॉड पे पॉजिटिव चार्ज ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन सिल्क के ऊपर चले जाते हैं। ये ग्लास रॉड है हमारी और ये हमारा सिल्क है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, तो इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है। दैट इज़ फाइन। ऑन रबिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सिल्क क्लॉथ मूव टू ग्लास रॉड, तो सिल्क से ग्लास पर नहीं आते हैं, ये तो गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। राइट, तो यहाँ पर क्या होगा, रीजन तो ट्रू है, ये असर्शन तो ट्रू है, रीजन हमारा क्या है, रॉन्ग है। राइट, रीजन हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रीजन इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द चार्ज ऑन द बॉडी कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्वांटाइजेशन आपने पढ़ा हुआ है, Q इक्वल्स टू NE। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के टर्म में बॉडी पर इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है चार्ज, दैट इज फाइन। तो ये करेक्ट है, असर्शन आपको करेक्ट दिख रहा है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स दैट द चार्ज ऑन अ बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E। तो देखो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो रीजन, ये जो असर्शन है, इसका जो रीजन है वो क्या है, क्वांटाइजेशन ही है। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और असर्शन जो रीजन है हमारा, ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ बॉडी एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज इट्स मास डिक्रीजेज। करेक्ट, तो एक इसने कहा कि एक बॉडी है
जब ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर करती है तो इसका मास डिक्रीज होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तब ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगी, तो मास तो इंक्रीज होगा, तो असर्शन तो रॉन्ग हो गया। ठीक है। अच्छा, अब बॉडी एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज व्हेन इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। बॉडी एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज व्हेन इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देखो, जब एक बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी तो नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, तब तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। इट मीन्स जब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। इट मीन्स कौन सा सही होगा? बोथ असर्शन एंड रीजन और बोथ आर फॉल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हेन चार्जेस आर शेयर्ड बिटवीन एनी टू बॉडीज नो चार्ज इज रियली लॉस्ट बट सम लॉस ऑफ एनर्जी डज अकर। करेक्ट है ये बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब दो ऑब्जेक्ट में चार्ज शेयर होता है तो चार्जिंग में कोई भी लॉस नहीं होता। चार्ज हमारा टोटल हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। बट एनर्जी भी कंजर्व रहती है, लेकिन होता क्या है कि एनर्जी हीट के फॉर्म में कुछ हमारी, और मे बी स्पार्किंग के फॉर्म में कुछ क्या हो जाती है? एनर्जी लॉस हो जाती है। फाइन, तो दैट इज बाय असर्शन इज वेरी ट्रू। एंड रीजन की बात करें तो सम ऑफ एनर्जी इज डेसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड स्पार्किंग, ये भी सही है। तो इसका ये एक्सप्लेनेशन भी है और ट्रू भी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कूलाम फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो सेम इनवर्स स्क्वायर लॉ। बिल्कुल करेक्ट है। कूलाम फोर्स क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ये कूलाम फोर्स हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स भी कुछ इसी तरह से है, G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहे हैं, मींस दोनों ही 1 अपॉन आर स्क्वायर डिपेंडेंट हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहा है, ये करेक्ट है। बोथ लॉज आर सेम इन ऑल एक्सपेक्ट। तो ये दोनों सेम नहीं है, ये तो रॉन्ग है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि यहाँ तो ये वाला कूलाम्स लॉ अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है यहाँ पर, और रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा। ये हमेशा कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। इट मीन्स पहला तो करेक्ट है, दूसरा रॉन्ग है। इट मीन्स कौन सा सही? असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। राइट, आते हैं जरा क्वेश्चन 7 पर। इफ देयर एग्जिस्ट ए कूलाम अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज बोथ ऑफ देम मे नॉट बी चार्ज्ड। कूलाम्स दो बॉडीज हैं, उनके बीच में एक अट्रैक्शन लग रहा है, तो ये कह रहा है कि बोथ ऑफ देम मे नॉट बी चार्ज्ड, मतलब दोनों चार्ज होंगी, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर एक बॉडी भी चार्ज होगी तो भी इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन लग जाएगा। अगर एक बॉडी भी चार्ज होगी तो भी अट्रैक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वाले ऑब्जेक्ट में इंडक्शन की वजह से कुछ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा टुवर्ड्स दिस साइड, और पॉजिटिव चार्ज हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो एक बॉडी चार्ज है और दूसरी चार्ज नहीं है, तब भी अट्रैक्शन हो सकता है। तो यहाँ बोला ना बोथ ऑफ देम मे नॉट बी चार्ज, मतलब दोनों का चार्ज होना कंपलसरी नहीं है। एक चार्ज है तब भी काम चल जाएगा। तो असर्शन तो ट्रू हो गया इसका। रीजन देख लेते हैं। इन कूलाम अट्रैक्शन टू बॉडीज आर अपोजिटिवली चार्ज्ड। कूलाम्स अट्रैक्शन में दोनों बॉडीज हमारी अपोजिटिवली चार्ज्ड होनी चाहिए। तो ये भी यहाँ भी अट्रैक्शन में भी हो जाता है ऐसा कि अगर अपोजिटिवली चार्ज्ड है तो भी क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन लगेगा। राइट, तो यहाँ क्या होगा कि भाई ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। इट मीन्स कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। रीजन असर्शन दोनों ट्रू हैं, बट एक्सप्लेनेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सी को यहाँ इरेज करते हैं, एंड दिस बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है? समझ आ गया? बिकॉज अगर अपोजिट चार्ज है तो भी अट्रैक्शन होगा, और अगर एक ही बॉडी चार्ज है तो भी अट्रैक्शन होगा। लेकिन इन दोनों का कोई एक्सप्लेनेशन से लेना देना नहीं है, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, कोई लेना देना दोनों एक दूसरे से नहीं है। दैट इज बाय बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 8 पर। The force with which two charges attract or repel each other are not affected by the presence of third charge. Very true statement है ये। अगर दो
ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फोर्स लग रहा है, दो चार्जेस के बीच, मान लो ये Q1 Q2 चार्जेस हैं, इनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा, मान लो F, तो अगर आप इसके नियर एक तीसरा चार्ज लेकर रख दोगे तो उससे इनके फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये करेक्ट है। दूसरा रीजन देख लेते हैं इसका, फोर्स ऑफ एनी ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस टेकन वन एट टाइम। तो अगर मान लो इसने कहा कि एक चार्ज यहाँ है, उसके सराउंडिंग में बहुत सारे चार्जेस हैं, तो ये कह रहा है कि इसके ऊपर जो टोटल फोर्स होगा वो इन सबके फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा, ये करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, उसका उससे कोई लेना लिंकअप ही नहीं है। इट मीन्स ऑप्शन बी ही इसका भी करेक्ट है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट इट इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 9 क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिस्क्रीट चार्ज कन्फिग्रेशन इज नॉट डिफाइंड एट द लोकेशन ऑफ द डिस्क्रीट चार्जेस। मतलब एक चार्ज है यहाँ पर, सपोज डिस्क्रीट चार्ज मीन्स कोई पॉइंट चार्ज होगा, तो उस चार्ज की लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं होता है, उससे कुछ डिस्टेंस पर डिफाइंड होता है। ये बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट, बिकॉज जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं तो F/Q जो अप्लाई करते हैं या Q0 जो अप्लाई करते हैं, तो यहाँ F जो लगता है वो किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पर, डिस्टेंट चार्ज पर लगने वाला फोर्स होता है, तो एट द लोकेशन पर ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है। फॉर द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस अक्रॉस द सरफेस। मतलब जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस होता है। तो भाई अगर कोई सरफेस है, सपोज हमारा स्फेरिकल सरफेस ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यू है, देखो इस तरह से होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है ये, ठीक है ना। सरफेस पर अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है, इट मीन्स ये डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ये भी क्या है, करेक्ट है। लेकिन इन दोनों का कोई लिंक नहीं है, अगर लिंक नहीं है तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि दोनों हमारे करेक्ट हैं, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें बोला है प्रोटॉन्स कैरिंग पॉजिटिव चार्जेस आर कॉम्पैक्टली रिसाइडिंग इनसाइड द न्यूक्लियस एंड रीजन क्या है इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स इज वीक। तो यहाँ पहले स्टेटमेंट में ये बोला कि प्रोटॉन जो है वो कहाँ होता है, हमारा न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन्स इज वीक। तो न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में ये वीक ही होता है, न्यूक्लियर फोर्स की कंपैरिजन में जो रिपल्सिव फोर्स है हमारा, ये क्या होता है, ये वीक होता है। इट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं। सो जो ऑप्शन होगा हमारा वो कौन सा ट्रू हो जाएगा, बी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसमें क्या बोला, इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में से। तो आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज होगा रिलेटिवली, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से अवे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होती है। तो अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन हमने छोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इसके अपोजिट मूव करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, सो इट विल मूव अपोजिट टू दिस फील्ड। रीजन क्या बोला, दिस इज बिकॉज द नेगेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो रीजन भी ट्रू है और असर्शन भी ट्रू है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। इसमें बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स एट पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड एट नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाती हैं। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ऐसे स्टार्ट करके नेगेटिव पर एंड हो जाती हैं, ठीक है। फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स एंड दे फॉर्म क्लोज लूप। तो ये तो यहाँ पे गलत हो गया, देख क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं, ठीक है, क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं। तो असर्शन तो ट्रू है, रीजन रॉन्ग है। इट मीन्स असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इरेगुलरली शेप्ड कंडक्टर इज नॉन यूनिफॉर्म। बिल्कुल सही है, इरेगुलर शेप की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होगी, Q/A
तो ये क्या होगी, ये नॉन यूनिफॉर्म ही होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी, ये करेक्ट है। ठीक है, सिग्मा हमारा नॉन यूनिफॉर्म होगा किसके लिए, इरेगुलर शेप के लिए। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा रीजन क्या है इसमें, सरफेस डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया, ये भी ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो दोनों ही ट्रू है यहाँ पर, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, और इसका रेगुलर नॉन यूनिफॉर्म से कोई लेना देना इसका नहीं है, तो इट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 14 क्वेश्चन। द होल चार्ज ऑफ अ कंडक्टर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू अनदर आइसोलेटेड कंडक्टर, द टोटल ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टू अनदर कंडक्टर इज नॉट पॉसिबल। देखो यहाँ पर क्या होगा कि एक कंडक्टर अगर आपके पास है, अब इसका सारा का सारा चार्ज आप एक अनदर आइसोलेटेड कंडक्टर पर ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो, तो ये कब पॉसिबल होता है, जब इसको आप उस कंडक्टर से इनक्लोज कर दो, उसको इंसुलेशन करके, इस कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन करके और इसको इसके अंदर इनक्लोज कर दो और देन आप इसको कनेक्ट करो, तो ये सारा चार्ज हमारा रिसाइड कर जाएगा कहाँ पर, इस वाले सरफेस पर सारा चार्ज रिसाइड कर जाएगा। तो कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ये तो हो ही नहीं सकता, ट्रांसफ़र हो जाएगा सारा चार्ज, इस वाले मेथड से हो सकता है, एंड ये भी रॉन्ग है एंड रीजन भी आपका रॉन्ग है। इट मीन्स बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। एंड क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इसमें बोला टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो इफ द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज जीरो। मतलब एक सरफेस है हमारा और इसमें क्यू इनक्लोज्ड इन्होंने कहा कि ज़ीरो है, तो यहाँ से जो फ्लक्स पास होगा ये भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि आपने गॉस थ्योरम में पढ़ा है क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनक्लोज्ड अगर जीरो है तो हमारा एप्सिलॉन भी जीरो होगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इज द शेप एंड साइज। तो ये भी सही है स्टेटमेंट, शेप एंड साइज पे मैटर नहीं करता, सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन इसका कोई लिंक नहीं है, इट मीन्स आंसर नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया। एंड तो रीजन असर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस थे, इनको हमने डिस्कस कर लिया। इससे आगे अब हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको एक केस गिवन होगा और उसमें 4-5 क्वेश्चंस हर केस में आपको गिवन होंगे और देन वहाँ से आपको अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।